गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल रैंकाइन साइकिल्स। जो स्टीम पावर प्लांट, जो कि हमारे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है मोस्टली स्टीम पावर प्लांट से ही किया जाता है। तो जो ये स्टीम पावर प्लांट है वो हमारा काम करता है किसके ऊपर? सिंपल रैंकाइन साइकिल के ऊपर ये काम करता है हमारा स्टीम पावर प्लांट। तो पहले हम लोग स्टीम पावर प्लांट में जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा डिवाइस होता है। तो स्टीम पावर प्लांट में जो बेसिक अगर हम डिवाइस की बात करें तो इसमें चार डिवाइस होता है। एक हमारा होता है बॉयलर, दूसरा होता है टरबाइन, तीसरा होता है कंडेंसर, और चौथा होता है इसमें एक सर्कुलेटिंग पंप। तो मुख्य रूप से ये हमारा चार डिवाइस होता है जिसमें के ऊपर स्टीम पावर प्लांट जो है वर्क करता है। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे इसमें डिवाइस को ऐड करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, और कुछ एक्सेसरीज ऐड करते हैं इससे जो है इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो ये सब हम अपना जो प्लांट है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम लोग और भी बहुत सारे डिवाइस लगाते हैं। बट अगर बात किया जाए मुख्य रूप से तो ये चार डिवाइस है जिस पे हमारा ये प्लांट काम करता है: बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, है ना। स्टीम पावर प्लांट का जो हमारा मेन जो मकसद है वो है कि यहाँ से हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। यानी कि हम जो है फ्यूल जला के, फ्यूल को बर्न करा के हम हीट एनर्जी उत्पन्न करते हैं, और हीट एनर्जी का जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग फाइनली एक मैकेनिकल वर्क यानी कि सॉफ्ट वर्क में ही कन्वर्सन, ये स्टीम पावर प्लांट का जो है एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और फर्दर हम इस मैकेनिकल वर्क का यूटिलाइजेशन जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं पावर ग्रिड में, और वहां से फिर हमारा घरों में या जहाँ भी इंडस्ट्री जहाँ भी हमें यूज होता है वो हम यूज करते हैं। तो ये चार डिवाइस में जैसा कि पहला डिवाइस क्या है? बॉयलर। तो बॉयलर क्या है? ये स्टीम पावर प्लांट है। तो स्टीम पावर प्लांट है तो इसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है, जो इस चारों डिवाइस में जो सर्कुलेट करने वाला हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो हमारा है स्टीम। स्टीम या वाटर जो है, यही वाटर का ही वेपर फेज स्टीम हो गया। तो बेसिकली वाटर ही कभी हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है, कभी हमारा गैसियस स्टेट में रहता है, ये पूरा सर्कुलेशन के ड्यूरेशन में, है ना। तो इसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ वर्किंग फ्लूइड में वाटर स्टीम ये यूज होता है, और इसी से हम मैकेनिकल वर्क फाइंड करते हैं। तो जो फर्स्ट डिवाइस है वो है हमारा बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होता है कि ये हमारा इसमें हीट एनर्जी का हम सप्लाई करते हैं। जैसे बॉयलर में फर्नेस होता है ना। फर्नेस में एयर और फ्यूल को हम लोग यहाँ बर्न करवाते हैं, और इससे हमारा जो हीट एनर्जी मिलती है उस हीट एनर्जी का सप्लाई हम लोग जो है यहाँ बॉयलर में करते हैं। और ये हीट एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो हमारा इसमें वाटर हम लोग इसमें अवेलेबल रहता है, और इस हीट एनर्जी के कारण ये वाटर जो है इसमें बॉयल करता है, और वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट यानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से ये स्टीम जो है फर्दर बॉयलर से आउट होती है ना। स्टीम जो है मे बी ये ड्राई सैचुरेटेड भी हो सकता है, सुपर हीटेड भी हो सकता है। जिस जिस तरह का अमाउंट ऑफ हीट हम यहाँ सप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। तो ये स्टीम फिर क्या हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर, चूंकि यहाँ हम हीट का एडिशन किए हैं तो वाटर का टेम्परेचर राइज किया, साथ ही उसका प्रेशर राइज किया। तो ये यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का स्टीम जो है वो आती है कहाँ पर? टरबाइन में।
टरबाइन में यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं, जहां आकर के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जब टरबाइन में एंट्री करता है तो इसमें एक्सपैंड करती है, और वो एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में ये अपना जो एनर्जी है, हीट एनर्जी या इंथैल्पी के रूप में जो इसके पास एनर्जी है, उसकी यहाँ पर ड्रॉप होती है कहाँ, टरबाइन में। और ये जो ड्रॉप होता है वो स्टीम इस ब्लेड को पुश करता है, यानी उसको रोटेट करवाता है, और इस रोटेशन के कारण हमको यहाँ से क्या मिलता है, एक वर्क आउटपुट शाफ्ट वर्क के रूप में, जिसको हम लोग टरबाइन वर्क कहते हैं। टरबाइन वर्क के रूप में यहाँ पर हमें एक वर्क मिलती है ना। फाइनली स्टीम जो है टरबाइन में एक्सपेंशन करने के बाद वो फिर आती है कहाँ पर, तो यहाँ पर कंडेंसर में, है ना। यहाँ पर कंडेंसर में आती है। कंडेंसर का काम है जहाँ पर जो स्टीम है, जो वेपर फेज में है वाटर, वो हमारा कंडेंसर में आकर के यहाँ पर क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, और वो अपना जो लेटेंट हीट है वो यहाँ पर वो रिजेक्ट होती है, यानी कि वो स्टीम के पास जो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है वो कंडेंसर जो है उसको वो रिमूव करती है, जिस कारण से यहाँ पर जो स्टीम है वो हमारा वाटर यानी लिक्विड फेज में आ जाता है ना। और इस कंडेंसर में भी चूंकि यहाँ पर कूलिंग का काम हो रहा है, तो इसको कूल करने के लिए यहाँ पर एक हमारा कूलिंग टावर लगा हुआ रहता है, जिस जो लगातार कंडेंसर को जो है एक कूल वाटर सप्लाई करते रहती है। यहाँ पर एक पंप के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है, और इस तरह से यहाँ पर कंडेंसर जो है वो स्टीम को वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर, जैसे क्योंकि जैसे ही इसका लेटेंट हीट रिजेक्ट होगा स्टीम, वो लिक्विड फेज में आ जाएगा, है ना। फिर इस लिक्विड वाटर को जो प्रेत पंप है वो हमारा यहाँ से सक करके और वापस जो है सो उसको बॉयलर में भेज देता है, और फिर यहाँ पर बॉयलर में जो है हीट का एडिशन होता है, जहाँ वाटर फिर से हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है, और फिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करता है। एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में इसकी इंथैल्पी ड्रॉप होती है, प्रेशर ड्रॉप होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, और तब जाकर के ये सारा ड्रॉपिंग वो हमारा शाफ्ट वर्क टरबाइन वर्क में कन्वर्ट होती है, और फिर स्टीम हमारा कंडेंसर में आकर के कंडेंस होकर के लिक्विड फेज में आता है। तो इस तरह से ये जो स्टीम का सर्कुलेशन है वो इन चारों डिवाइस में होते रहता है ना। तो जो सिंपल रैंकाइन साइकिल है वो हमारा इन्हीं चारों डिवाइस में जो होने वाला प्रोसेस है उसी को वो डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होना मतलब कि कुछ भी चेंज होना, मतलब हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में के स्टेट में चेंज ही हमारा क्या है, प्रोसेस है। तो बॉयलर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, टरबाइन में चेंज हो रहा है, ये चारों डिवाइस है, चारों जगह जो वर्किंग फ्लूइड है वो अपना कहीं पर फेज चेंज कर रही है, कहीं पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रही है। तो इसी को वो एक प्रोसेस के द्वारा दिखाया है। तो जो हम लोग को सिंपली पूछा जाए कि स्टीम पावर प्लांट किस साइकिल पे काम करता है, तो हम लोग कह देंगे कि रैंकाइन साइकिल पे वो काम करता है ना। और रैंकाइन साइकिल बेसिकली इन चारों डिवाइस में होने वाले प्रोसेस को, क्योंकि ये एक हम लोग स्टडी करने के लिए एक आइडियल प्रोसेस लेते हैं, और एक्चुअल प्रोसेस उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आइडियल प्रोसेस को हम लोग एज ए एक एक रिवर्जिबल प्रोसेस मानते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकली असंभव होता है, क्योंकि इसके ड्यूरेशन में बहुत सारी इरिवर्जिबिलिटी होती है, क्योंकि फ्लूइड पाइप में फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, वो भी एक इरिवर्जिबिलिटी का कारण है ना। साथ ही कहीं पर उसका हीट का रिजेक्शन लॉस हो रहा है, लीकेज है, ये सब इरिवर्जिबिलिटी है जो एक्चुअल और आइडियल साइकिल को डिफर कराता है ना। लेकिन हम स्टडी करने के लिए आज इस साइकिल में जो हम प्रोसेस लेंगे वो हम टोटल एक रिवर्जिबल प्रोसेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक हम आइडियल रैंकाइन साइकिल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन के अकॉर्डिंग रैंकाइन साइकिल में जो बॉयलर है
वो बॉयलर में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो हमारा होता है रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। इसको हम लिखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो हमारा बॉयलर है इसमें क्या होता है, रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में भी कि यहाँ पर एक फर्नेस है जिसमें हम एयर और फ्यूल को सप्लाई करके यहाँ पर बर्निंग करवाते हैं, और जो हमको हीट एनर्जी मिलती है उसी हीट एनर्जी को हम यहाँ बॉयलर में सप्लाई करते हैं। तो ये जो बॉयलर में हीट एडिशन यानी ये जो Q1 है, ये जो एडिशन का प्रोसेस है वो कौन सा है, तो रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये स्टीम बना, फिर आया हाई प्रेशर हाई, जो यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, फिर आया कहाँ पर, तो ये टरबाइन में। तो टरबाइन में जो सेकेंड डिवाइस है, यहाँ जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है रिवर्जिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंड में डिवाइस में जो हमारा क्या है, टरबाइन है। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा रिवर्जिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर हमारा यहाँ से एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में यहाँ हमें सॉफ्ट वर्क मिलती है, और फिर हमारा स्टीम आता है कंडेंसर में। तो यहाँ कंडेंसर में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा है रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। यहाँ पर कंडेंसर में ये क्या हो जाएगा, रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। फोर्थ हमारा जो डिवाइस है वो है हमारा पंप। पंप में जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा होता है रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो बेसिकली रैंकाइन साइकिल में यही हमारा चार प्रोसेस होता है, रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस, सेकेंड रिवर्जिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड कंडेंसर में जो रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर में जो फेज चेंज हो रहा है, स्टीम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और अपना जो लैटेंट हीट है उसको वो रिजेक्ट कर रही है। तो ये प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक होता है। और फिर यहाँ से पंप जो है वो रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, जहां पर हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, क्योंकि पंप एक क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ऑन द सिस्टम वर्क होती है। तो जब हम इस पर WP अमाउंट ऑफ वर्क सप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ से लिक्विड को कंप्रेस करके बॉयलर में वापस वो सर्कुलेट कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, यानी कि यहाँ पर उसकी प्रेशर जो है वो राइज करता है, जो वाटर है उसकी प्रेशर राइज करता है। इसको हम लोग इस साइकिल को हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेट पे, जैसे कि ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट है, तो इस पे अगर हम लोग इस साइकिल को दिखाएं तो यहाँ पर चूंकि फेज चेंज हो रहा है ना वाटर का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वेपर डोम बनाएंगे, यहाँ पर एक वेपर डोम बनाएंगे जो PV कर्व में बनती है। PV कोऑर्डिनेट में इस तरह का लगभग वेपर डोम बनता है ना। तो यहाँ पर हम लोग नामांकन कर देते हैं, जैसे कि जहाँ पर टरबाइन का एंट्री पॉइंट है इसको अगर हम लोग 1 कर दें, टरबाइन के एग्जिट पे 2 कर दें, है ना। 2 फिर हो गया कंडेंसर का इनपुट, 3 हो गया कंडेंसर का आउटपुट, और फिर ये 3 पंप का इनपुट हो गया, और 4 यहाँ पर पंप का आउटपुट हो गया, और 4 फिर बॉयलर का इनपुट, और यहाँ से फिर 1 हमारा बॉयलर का आउटपुट हो गया। तो जैसे 1 से 2 प्रोसेस है, ये क्या है, 1 से 2 प्रोसेस टरबाइन में हो रहा है।
तो ये है रिवर्जिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। रिवर्जिबल आइडियाबैटिक को ही आइसेंट्रोपिक कहते हैं, तो इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, एक हमारा बॉयलर में और एक कंडेंसर में, दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग एक हम कंडेंसर जहाँ लो प्रेशर पे है, वही बॉयलर जो है वो हमारा हाई प्रेशर पे है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर, दो लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा दो कोई कांस्टेंट, ये हमारा एट बॉयलर प्रेशर पे है ना, और ये हमारा इसको बॉयलर प्रेशर बीपी और इसको कंडेंसर प्रेशर सीपी कर देते हैं। तो जो 1 से 2 है, अब 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो जैसा कि हम बताएं कि स्टीम जो है मे बी सुपर हीट भी हो सकता है बिफोर टरबाइन इनलेट पे, वो सुपर हीट भी हो सकता है, ड्राई सैचुरेटेड भी हो सकता है ना। तो इस ये सब के लिए अलग अलग होगा। तो हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि 1 पॉइंट अगर सुपर हीटिंग स्टेट है, तो ये हमारा 1 पॉइंट है। तो यहाँ से ये इस तरह से कर्व आएगा, है ना, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। तो 1 से 2 ये हमारा क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये हल्का सा क्या है, कर्व है। उसके बाद जो है 2 से 3 हमारा क्या है, यहाँ पर कंडेंसर का प्रोसेस है, जहाँ पर स्टीम कंडेंस कर रहा है। कंडेंस करने का मतलब हो गया कि स्टीम का जो एंट्री है वो गैसियस फेज में वो इनलेट कर रहा है, और यहाँ पर वो कंडेंस होने के बाद अगर हम आइडियली बात करते हैं जो, तो ये जो यहाँ से आउट होगा, वो हमारा वर्किंग फ्लूइड जो आउट होगा वो हमारा सैचुरेटेड स्टेट में, है ना, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में ये क्या होगा, आउट होगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो हमारा ये है, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है, और ये हमारा सैचुरेटेड वेपर है। तो 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये हमारा 2 से 3 कंडेंसर का प्रोसेस हो गया। फिर 3 से जो 4 प्रोसेस है, यहाँ पर पंप का प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर राइज करेगा, है ना। और तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये इस तरह का ये कर्व आ जाएगा, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ना, ये क्या है, आइसेंट्रोपिक है। तो यहाँ पर कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ से फिर हो जाएगा 4 में से एंट्री ले लेगा बॉयलर में, और बॉयलर में जो हमारा प्रोसेस है वो है रिवर्जिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, और ये यहाँ से 4 से 1 जो है यहाँ पर हीट का एडिशन होगा बॉयलर में, फिर 1 से यहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो ये हमारा हो गया किसका, पीवी डायग्राम का। सिमिलरली इसी रैंकाइन साइकिल को अगर हम लोग टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करें, टेम्परेचर और इंट्रोपी जो कोऑर्डिनेट है उस पे ड्रॉ करें, तो इस पे भी हम लोग ऐसे कुछ इस तरह का हमारा भापर डोम बनता है ना। तो भापर डोम बनता है, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींच लेंगे, दो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया, है ना, ये कुछ इस तरह का कांस्टेंट प्रेशर लाइन आता है। तो जो हमारा यहाँ पर 1 पॉइंट है, हम अगर ये रीजन हमारा सुपर हीटेड रीजन हो गया, तो यहाँ से ये हमारा हो गया 1 पॉइंट, है ना। तो यहाँ से सीधा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये सीधा हमारा फॉल करेगा, तो ये 2 हो गया, 1 2 3 हमारा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, क्योंकि कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद वो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में बाहर आता है ना। तो ये हमारा 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है 4 पॉइंट जो है ये पंप वर्क है, जहाँ पर ये भी आइसेंट्रोपिक होता है लगभग। तो क्योंकि रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट। उसके बाद फिर क्या होगा कि 4 पॉइंट से बॉयलर में एंट्री लेगा, और यहाँ पर क्या होगा उसका कि फर्स्ट उसकी वाटर का सेंसिबल हीट
राइज करेगा, देन इसका लेटेंट हीट राइज करेगा, है ना, और फिर वो 1 स्टेट में पहुंचेगा तो वो बॉयलर से आउट होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, टीएस डायग्राम में जो रैंकाइन साइकिल है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसी को हम लोग कभी कभी एचएस डायग्राम में भी दे देता है पहचानने के लिए कि कैसा हमारा रैंकाइन साइकिल एचएस डायग्राम में कैसा होगा। तो ये एचएस कोऑर्डिनेट है, इसका हम लोग वैपर डोम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का वैपर डोम होता है। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरह से हमारा ड्रॉ होता है ना। तो जैसे कि ये हमारा सुपर हीटिंग है तो इसमें हो जाएगा 1 से 2 आइसेंट्रोपिक है तो ये डायरेक्ट वर्टिकल लाइन आएगा। 2 से 3 जैसा कि हमारा सैचुरेटेड स्टेट है ये 3 पॉइंट आ जाएगा, है ना। 4 पॉइंट ये भी ऑलमोस्ट आइसेंट्रोपिक होता है तो यहाँ भी 4 पॉइंट हो गया, ये हमारा फिर 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम रैंकाइन साइकिल को पीवी, टीएस और एचएस डायग्राम तीनों में हम जो है ड्रॉ किए हैं। तो इस प्रकार से हमारा साइकिल बनता है। अब हम लोग निकालते हैं इसका इफिशियंसी, कि रैंकाइन साइकिल का इफिशियंसी कितना होगा। तो यहाँ पर चूंकि वर्किंग फ्लूइड यहाँ सर्कुलेट कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड जैसे वाटर है वो स्टीम फॉर्म होकर के टरबाइन में एक्सपेंड करता है, फिर वो कूल होके वाटर में चेंज होता है। तो इसके पास जो इंथैल्पी है ना, यहाँ पर वो लगातार फ्लो कर रहा है, तो फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर हम स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो स्टीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में तो यहाँ पर इंथैल्पी उसका H1 है, यहाँ की 2 पॉइंट पे इंथैल्पी H2 है, यहाँ H3 है, 4 पे H4 है। तो इस तरह से इसका डिफरेंट पॉइंट पर जो वर्किंग फ्लूइड है उसकी इंथैल्पी वैल्यू है। तो इसमें जैसे कि जो जनरल एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है उसमें हमारा इंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब हम लोग कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जिस इनपुट वेलोसिटी से एंट्री करेगा उसी वेलोसिटी से आउट होगा तो वो सेम हो जाएगा। तो ये सीधा सिंप्लीफाइड होकर के जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जैसे हम अगर हम प्रोसेस 1 से 2 ले, 1 से 2 ले जो हमारा टरबाइन का प्रोसेस है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पर हमारा इंथैल्पी H1 है, ठीक है। वहां पर कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्जिबल है, हीट सप्लाई 0 है। यहाँ पर हमको टरबाइन वर्क मिल रहा है प्लस जो इंथैल्पी H2 के रूप में हमारा आउट हो रहा है, जो वाटर स्टीम, सॉरी जो स्टीम हमारा टरबाइन से निकल रहा है उसकी इंथैल्पी H2 है। तो यहाँ पर हमारा टरबाइन वर्क क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, यानी ये जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारा टरबाइन वर्क में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली हम प्रोसेस 2 से 3 में जाते हैं, जो हमारा कहाँ हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है। तो कंडेंसर में जहाँ पर कि हीट हमारा रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है, जैसे हम वहां पर Q2 अमाउंट ऑफ, यहाँ पर जैसे जो हीट रिजेक्ट हो रहा है Q2 और सप्लाई जो हो रहा है वो Q1 हो रहा है। तो इंथैल्पी है H2, यहाँ पर H2 इंथैल्पी है ना। वो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, जो Q2 रिजेक्ट हो रहा है प्लस में जो H3 जो हमारा कंडेंसर से आउट होके जा रहा है। तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन कितना अमाउंट में होगा, तो H2 माइनस H3 का जो डिफरेंस होगा वही हमारा यहाँ हीट रिजेक्शन होगा। फिर प्रोसेस हम लोग 3 से 4 में चलते हैं, जहां पर क्या है, पंप वर्क है। तो पंप वर्क में क्या है कि यहाँ पर इंथैल्पी H3 है प्लस इसमें हम लोग WP ऑन द सिस्टम ऐड किए, तब जाकर के ये हमारा H1 इंथैल्पी के साथ, सॉरी H4 इंथैल्पी के साथ वो पंप से आउट हुआ। यहाँ पर पंप वर्क जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, H4 माइनस H3 हो जाएगा। तो चूंकि ये ऑन द सिस्टम है, ये हमारा क्या है, ऑन द सिस्टम है, तो ये हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, है ना। उसके बाद जो है पंप
पंप वर्क का निकालने के लिए, चूंकि पंप यहाँ पर क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, क्योंकि ये वाटर फेज को हैंडल कर रहा है, और वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना। तो इसमें मतलब जो डेंसिटी है या स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका लिटिल चेंज होता है, वेरी, जब बहुत प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसमें वॉल्यूम का चेंज जो है वो काफी कम होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग जो है जनरल प्रॉपर्टी रिलेशन से भी हम पंप वर्क को निकाल सकते हैं। जैसे जनरल प्रॉपर्टी रिलेशन जो होता है TDS बराबर DH माइनस VDP, यानी कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज लिटिल है प्रेशर चेंज के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा प्रोसेस जो पंप वर्क का जो प्रोसेस है ये हमारा रिवर्जिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन है, यानी कि इसमें आइसेंट्रोपिक है, डीएस क्या होगा, जीरो होगा। तो डीएस जीरो होगा तो यहाँ टीडीएस जीरो हो जाएगा, बराबर डीएच माइनस VDP हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डीएच बराबर जो हो जाएगा वो माइनस VDP। दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल डीएच जो हो जाएगा वो माइनस VDP के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिखें तो डीएच यहाँ इंथाल्पी डिफरेंस जो हमारा H4 माइनस H3 है वो बराबर हो जाएगा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम 3 पे है, और वो P1 माइनस जो P2 जो भी हम यहाँ पर प्रेशर चेंज कर रहे हैं, है ना, वो V3 इंटू P1 माइनस P2। तो ये हम अभी हमारा इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर पंप वर्क को निकाल सकते हैं, यानी WP बराबर H4 माइनस H बराबर V3 P1 माइनस P2। एक चौथा प्रोसेस जो बॉयलर का है, ये हमारा बॉयलर का है 4 से 1, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम हीट का एडिशन कर रहे हैं। तो H4 इंथाल्पी इंट्री पे है, प्लस Q1 सिस्टम में हम सप्लाई किए और सिस्टम से जो हमारा आउटपुट हुआ वो H1 हुआ। तो यहाँ पर Q1 बराबर हो जाएगा H1 माइनस H4। तो ये हमारा क्या हो गया, हीट एडिशन का वैल्यू हो गया। जो इंथैल्पी चेंज है H1 माइनस H4 वही हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये Q1 हीट सप्लाई हुआ, WT टरबाइन वर्क हुआ, Q2 हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम हो गया, WP पंप वर्क ऑन द सिस्टम हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेटवर्क निकालें, नेटवर्क, तो जैसे है कि WT जो है ये हमारा बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है, और WP जो है हमारा ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो WT माइनस WP यही हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आउटपुट जो हमें को रैंकाइन साइकिल से मिलेगा वो WT माइनस WP, और Q1 जो है उसमें हीट सप्लाई है। तो जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, थर्मल इफिशियंसी, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क आउटपुट बाय जो हीट सप्लाई है। नेटवर्क आउटपुट क्या है, WT माइनस WP बाय हीट सप्लाई Q1। तो WT क्या है, तो WT है हमारा H1 माइनस H2, और WP क्या है, H4 माइनस H3। अब बाय हो जाएगा H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, थर्मल इफिशियंसी आ गया किसका, रैंकाइन साइकिल का। तो इस प्रकार से हम रैंकाइन साइकिल का जो 4 प्रोसेस है वो देखें, उसके साथ ही जो है हम हर प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज देखें। यहाँ एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के, ये हमारा एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हम लोग इसको क्या किए, निकाले हैं। डिफरेंट साइकिल अलग अलग कोऑर्डिनेट में जो रैंकाइन साइकिल ड्रॉ होगा वो क्या होगा उसको हम लोग देखे हैं, है ना। तो ये हमारा रैंकाइन साइकिल हो गया। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर हम फाइनली जो हमको टरबाइन वर्क आउटपुट मिलती है इसको, इसका यूटिलाइजेशन हम जनरेटर
को रोटेट करने के लिए करते हैं। तो ये टरबाइन शाफ्ट रोटेट करता है, तो यहाँ जनरेटर से के शाफ्ट से कनेक्ट होती है। जनरेटर रोटेट करता है, का जो शाफ्ट है वो रोटेट करता है, इसका आर्मेचर रोटेट करता है, और यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इसका हम फर्दर क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार जो है सिंपल रैंकाइन साइकिल का जो इसमें वर्क है वो हम उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अब जो है इसमें अगर हमको ओवरऑल इफिशियंसी दे दे, ये तो सिंपल थर्मल इफिशियंसी हो गया। अगर कभी कभी होता है क्या कि ओवरऑल इफिशियंसी पूछ देता है, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, वो क्या होगा? तो वो हमारा हो जाएगा कि पहले तो जो थर्मल इफिशियंसी है हमारा रैंकाइन का, वो इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बॉयलर से, बॉयलर की इफिशियंसी से, क्योंकि बॉयलर में भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। यहाँ पर हम आइडियल मान रहे हैं, है ना, तो उसकी भी अपनी कुछ इफिशियंसी होगी। फिर साथ में ही कुछ मैकेनिकल इफिशियंसी होगा, फिर साथ में जनरेटर का इफिशियंसी होगा। तो ये सब मिला करके हमारा जो है ओवरऑल इफिशियंसी जो है रैंकाइन साइकिल का होता है ना। कभी कभी इसमें क्या पूछ देता है, वर्क रेशियो पूछ देता है। तो याद रखेंगे वर्क रेशियो जो होता है ये हमारा होता है नेट वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। नेट वर्क अपॉन टरबाइन वर्क को यानी कि WT माइनस WP/WT, ये हमारा रेशियो कहलाता है वर्क रेशियो। इसके बाद जो है एक होता है इसमें स्टीम रेट। जैसे जो कैपेसिटी होता है प्लांट का, जो स्टीम पावर प्लांट है उसको, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको जनरली हमारा एक्सप्रेस किया जाता है इसी स्टीम रेट में, या इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, है ना। कोई प्लांट जितना ज्यादा स्टीम रेट होगा यानी उसकी जो कैपेसिटी है उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो स्टीम रेट का जो डिफिनीशन होता है इसमें ये होता है कि रेट ऑफ स्टीम फ्लो, रेट ऑफ स्टीम फ्लो, ये जो होगा वो हमारा केजी पर सेकेंड में होगा यूनिट, है ना। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वर्क आउटपुट, यूनिट वर्क, सॉफ्ट वर्क भी कर देंगे, सॉफ्ट वर्क आउटपुट, है ना। ये हमारा किलोवाट, 1 किलोवाट जो है सॉफ्ट वर्क आउटपुट पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा रेट ऑफ स्टीम फ्लो है वही कहलाता है स्टीम रेट, है ना। तो स्टीम रेट को अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन, यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो ये हमारा जैसे केजी पर सेकेंड है ना, और यहाँ पर किलोवाट है, ये किलोवाट, ये 1 बाय क्या हो जाएगा, W नेटवर्क, है ना। जैसे इस हम लोग इसको किलो जूल पर केजी है, अगर एक पर केजी स्टीम की बात करें तो ये 1/W नेट हो जाएगा केजी पर सेकेंड बाय किलोवाट। इसको हम लोग किलोवाट आवर में करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3600 बाय नेटवर्क। अब इसका यूनिट हो जाएगा हमारा केजी पर किलोवाट आवर। तो इसके भी फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्टीम रेट बराबर होता है 3600 बाय वर्क नेटवर्क, इसका यूनिट केजी पर किलोवाट आवर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हीट रेट, तो हीट रेट से जो है जनरली इफिशियंसी को एक्सप्रेस किया जाता है ना, हीट रेट से। तो इसका भी डिफिनीशन सेम हो जाएगा कि रेट ऑफ हीट इनपुट, रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट आउटपुट, यूनिट शाफ्ट आउटपुट। तो हीट रेट भी यानी कि जो हमारा रेट ऑफ हीट इनपुट है ये भी हमारा किलो जूल पर सेकेंड, ये हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, और ये हमारा किलोवाट में है। तो रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शाफ्ट वर्क आउटपुट, यानी कि जो Q1 हीट सप्लाई है,
किलो जूल पर सेकेंड कर देते हैं, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल Q1 देते हैं। अब बाय जो हमारा सॉफ्ट वर्क आउटपुट यानी कि जो नेट वर्क है किलोवाट में, ठीक है, इसको भी अगर हम लोग किलो जूल पर आवर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3600। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नेटवर्क क्यू को नीचे ले आते हैं, नेटवर्क बाय हीट सप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा किलो जूल पर किलोवाट आवर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हीट रेट का जो फॉर्मूला बन गया वो हमारा बन गया 3600 बाय नेटवर्क बाय हीट इनपुट को हम लोग थर्मल इफिशियंसी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मल इफिशियंसी हो गया। यहाँ पर ये हीट रेट का इसका जो यूनिट हो जाएगा वो किलो जूल पर किलोवाट आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टीम रेट जहां पर हम कैपेसिटी मेजर करने के लिए 3600 बाय नेटवर्क आउटपुट, और हीट रेट जो कि इफिशियंसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारा हीट रेट बराबर हो गया 3600 बाय थर्मल इफिशियंसी, है ना। इसके बाद ये इस तरह से हम लोग जो है रैंकाइन साइकिल का और थर्मल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, स्टीम रेट, हीट रेट, वर्क रेशियो इस प्रकार से फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन जो मन में डाउट रहता है कि हम यहाँ पर जो स्टीम पावर प्लांट में प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं कि यहाँ पर स्टीम बनाते हैं बॉयलर में, टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं, फिर वापस जो है यहाँ कंडेंसर में हम उसको ठंडा करके वाटर बनाते हैं, और फिर इस ठंडे वाटर को वापस फिर से हम बॉयलर में जो है गर्म करके फिर से स्टीम बनाते हैं। तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्यों ना हम यहाँ पर टरबाइन से जो आउट हुआ हमको स्टीम, उसको हम डायरेक्ट यहाँ से हम बॉयलर में भेज दें, हम बीच में ये कंडेंसर लगाने की हमें क्या क्यों जरूरत है, बल्कि ये तो हमारा और हीट रिजेक्ट ही कर दे रहा है, बाद में जाकर के फिर हमको हीट सप्लाई देना ही पड़ रहा है। तो हम क्यों ना यहाँ से टरबाइन के आउटलेट से बॉयलर को ही डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। तो इसका भी रीजन हमारा यहाँ पर है कि जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी ड्रॉप जो है, वो हमारा वर्क जो है, चाहे यहाँ जैसे पंप वर्क हो गया, पंप वर्क में हमने निकाला है V3 P1 - P2, यानी कि जो वर्क होता है वो हमारा फ्लूइड के स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पंप वर्क है तो पंप वर्क भी उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जहाँ हमको टरबाइन वर्क मिलेगा वो टरबाइन वर्क भी हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो होता क्या है कि जो वाटर है और एक हमारा एयर हॉट गैस है, तो जो हमारा हॉट गैस यानी कि स्टीम जो है, स्टीम के पास लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। और जो लिक्विड है वाटर, जैसे कि जो कि हमारा एक लिक्विड स्टेट है, इसका स्मॉलर बहुत ही छोटा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है। तो जैसे कि जो हमारा यहाँ पर टरबाइन है, टरबाइन से हमें वर्क मिलती है, और तो वर्क मिलती है तो वर्क हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारा फ्लूइड यहाँ पर एंट्री करे टरबाइन में, उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है यहाँ पर काफी हाई हो। तो इसीलिए यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का स्टीम जिसके पास की लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जब वो एंट्री करता है, एक्सपेंड करता है, तो हमको उतना ही ज्यादा जो है वर्क आउटपुट यानी टरबाइन वर्क मिलती है। दूसरी तरफ जहां पर जो हमारा पंप है, पंप का जो यहाँ पर वाटर को ये एंट्री लेता है, सक्शन करता है ना, तो यानी वाटर को ये हैंडल करता है। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही स्मॉलर होता है। स्मॉलर होने के कारण इसमें जो पंप वर्क की वैल्यू होती है वो काफी कम होती है। तो हम तो चाह ही रहे हैं कि टरबाइन वर्क जो है हमको मैक्सिमम मिले,
और पंप वर्क जो है वो हमको मिनिमम लगे, क्योंकि ये ऑन द सिस्टम है, तब जा करके हमको WT-WP जो नेटवर्क है वो हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सीधे बॉयलर में भेज देंगे, क्योंकि टरबाइन का आउटलेट जो होगा ये भी हमारा स्टीम में ही रहेगा, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हम यहाँ से बॉयलर में भेजना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कोई न, क्योंकि गैसियस फ्लूइड को हैंडल करने के लिए एयर कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। तो अब एयर कंप्रेसर का यहाँ पर जो इनलेट है वो भी स्टीम है तो इसके पास भी अब लार्जर स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना। तो फिर हो गया क्या कि हमको यहाँ एयर कंप्रेसर में जो है वर्क जो हमको सप्लाई करना पड़ेगा वो भी काफी ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो जितना हम कंप्रेसर वर्क को अगर हम पंप वर्क से तुलना करें तो कंप्रेसर वर्क काफी ज्यादा हमारा लग जाएगा पंप वर्क के तुलना में। इवन कि कंप्रेसर वर्क कभी कभी हमारा टरबाइन वर्क के बराबर भी हो जाएगा। तो फिर तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर नेट वर्क तो हमको जीरो मिल गया, यानी हमको कुछ तो मिला ही नहीं। इवन कि और सिस्टम में इरिवर्जिबिलिटी के कारण हमारा जो वर्क इनपुट है वो और बढ़ेगा। तो सिस्टम जो है वो हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, सिस्टम से हम ज्यादा कुछ गेन कर नहीं पाएंगे, है ना, फेल कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडेंसर लगाना जरूरी है, ताकि कंडेंसर लगाने के बाद क्या होगा कि इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाती है, जिससे हमको वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ पंप वर्क देना पड़ता है और वो फिर वापस यहाँ पर चला जाता है बॉयलर में, है ना। अगर नहीं लगाएंगे तो कंप्रेसर से हैंडल करना पड़ेगा और कंप्रेसर काफी ज्यादा वर्क ले लेगा, जितना हमको टरबाइन से मिलेगा नहीं उससे ज्यादा हमको ये लेने लगेगा, तो फिर ये हमारा टोटली इनइफिशियंट हो जाएगा। इसलिए हम कंडेंसर का यूज करना जरूरी है ना। तो जो भी हमारा स्टीम पावर प्लांट है यहाँ पर हमारा टरबाइन वर्क काफी मिलती है, पंप वर्क लिटिल लगता है, नेटवर्क आउटपुट मिलती है, इसी से हम अपना जनरेटर को ऑपरेट करके और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और फिर हमको यूज करते हैं। तो सिंपल पावर प्लांट हमारा ये रैंकिन साइकिल बेस्ड है और इसमें यही हमारा 4 डिवाइस जो 4 प्रोसेस होता है, जिसका अलग अलग साइकिल्स पे हमने दिखा दिया, एफिशिएंसी निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से हमें लगता है कि जो बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमसे शेयर करना।